नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन हमारा टिश्यू पर ही है और आज इसका तीसरा भाग लेकर के बच्चों आपके सामने। टिश्यू का दूसरा भाग और पहला भाग इसके पहले थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा चुके हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन उस पर कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट पौधे के ऊतक का अंतिम भाग लेकर के आपके सामने। आज जटिल ऊतक की बात करेंगे और यदि आपको इसके पहले का चार्ट याद होगा तो सरल ऊतक को कल समझा चुके हैं। याद फिर से दिला दें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक पर पहुंचते हैं तो दो ऊतकों का नाम आता है, जिसमें एक जाइलम है और एक फ्लोएम। आज विस्तार से आपको जाइलम और फ्लोएम की बात को समझाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवाल नीट के, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज पीएनएसटी के डिस्कशन भी करेंगे। सवालों की संख्या सिर्फ 2 या 3 होगी, लेकिन पहले तो आपसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नीट के सवालों को आप कर पाते हो? क्या आपने पूरी तरह से थ्योरी को समझा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, बताइए कि सेशन अच्छा है। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए लिखिए कि क्या आप चाहते हैं। तो चलिए सेशन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। पादप ऊतक या ऊतकों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है बच्चों, उसको औतिकी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। आज जब हम क्लास को लाइव कर रहे थे तो मध्य प्रदेश पीएससी में एक सवाल पूछा था कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आज हमने पहली लाइन वहीं से शुरू की। ऊतकों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर से आपको याद दिला दें, प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक को मेरिस्टेमेटिक वर्धी ऊतक, दूसरे को परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विस्तार से नहीं ले जाते हैं, शॉर्टकट ये स्ट्रक्चर बना करके आपको समझा रहे हैं कि ये टिश्यू प्लांट के अंगों के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि स्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक भोजन का निर्माण करता है और यांत्रिक सहायता देता है, जबकि जटिल ऊतक का काम लिख दिया है। इनका काम जल एवं खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य अंगों में कंडक्शन कर यानी संवहन करने का काम करता है। संवहन कौन करता है? वाहन करता है। वाहन माने ट्रक, जीप, जो चीजों को ढोता है। पौधे के शरीर में ऐसे अंग जो वाहक का काम करते हैं वो कौन हो सकते हैं? उसके लिए दो ऊतकों की बात आज आपको समझाएंगे। वो होता है जाइलम। तो ये भी ऊतक की संरचना को पढ़ते समय यदि आपसे शॉर्टकट कोई पूछता है तो बिना कुछ सोचे समझे आप प्लांट टिश्यू का यही वाला डायग्राम बनाइएगा। प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट आर्गन, while the permanent tissue divided into two parts, simple tissue, complex tissue. Simple tissue responsible for production of food and to support the plant, while the complex tissue transport the food material and water in the different part of plant, that is xylem. ये पन्ना, ये स्लाइड आपको समझ आ गई हो। कई बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर क्या इसका पीडीएफ मिल जाएगा?
चूंकि पीडीएफ अभी यूट्यूब पर जा चुका है, क्योंकि इसको हाथ में लिखने से पहले जब हम इसके कागज पर तैयार करते हैं तो ये सीधे यूट्यूब इसको लेता है, और चूंकि चैनल मोनेटाइज है तो यूट्यूब अपने अधीन इसको कर लेता है। तो एक तरीका इसका ये कर सकते हो आप कि जैसे जैसे ये पूरा का पूरा पन्ना बाई पन्ना आपके पास जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, वो बेहतर होगा। या जो हम रफ तैयार करते हैं आप वो कहिए तो रफ हम आपको भेज सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका यही होगा कि आप चैनल को चलाते समय थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा तो लिखते ही, थोड़ा थोड़ा करके इसको आप लिखें। जैसा आप कहेंगे बिल्कुल हम वैसा कर देंगे। साहब ये दो ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते क्या है? जितने 3-3 सवाल जो पूछा, उन्हीं 3 सवालों को नीट में, पीएनएसटी में, पीएससी में, यूपीएससी में उन्हीं 3 बातों का हमने ध्यान रखते हुए ये 3 से 4 पॉइंट लिख दिए। क्या लिखा? पहले तो चित्र बनाया। चित्र को देखिए, पहले हिस्से में जो हमने चित्र बनाया है, जो पहले हिस्से में आपको दिख रहा हो, पहले हिस्से का जो चित्र है, इस पहले हिस्से के चित्र को ध्यान से देखिए, ये वाला। और ये दूसरे हिस्से का। पहले वाले चित्र में एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहां जो तीर का निशान लगा हुआ है, पहले वाले चित्र में ये सिर्फ एक दिशा की दिख रहा है आपको। जबकि दूसरे वाले चित्र में, यानी इस वाले चित्र में, जो तीर के निशान हैं दोनों साइड में। नीट ने सवाल पूछा, देखिए इन तीर के निशानों पर सवाल पूछा कि ये जो दो पाइप हैं, एक का नाम जाइलम है, दूसरे का नाम फ्लोएम है, ये दोनों पाइप में जो तरल पदार्थ बहता है, किसमें दोनों साइड में बहता है? किसमें दोनों साइड में बहता है? ऑप्शन दिया था जाइलम, ऑप्शन दिया था दूसरा फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन दिया था जाइलम और फ्लोएम दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया था किसी में नहीं। चित्र को देखते हुए आप ये आज से बताना शुरू कर देना, और कंफर्म अभी हम आपको समझा देंगे कि जाइलम एक ऐसा ऊतक है जिसमें सिर्फ एक दिशा में प्रवाह होता है। चित्र देख लो। पहला पॉइंट हमने लिखा कि इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम के बारे में देखिएगा, जाइलम पानी और खनिज लवणों का परिवहन करता है। फ्लोएम में लिखा इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट एंड फूड मटेरियल। यह भोज्य पदार्थ का कंडक्शन करता है। ये तो पानी ढोया, जरा इसकी प्रक्रिया समझ लो और दिमाग में बैठा लो। प्रक्रिया क्या समझना है कि जड़ से पानी आएगा, खनिज पदार्थ आएगा, कहां जाएगा? पत्ती के पास जाएगा। पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल है। सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा और वहां पर एक बहुत बढ़िया किचन बना हुआ पहले से तैयार है। किचन में ये रॉ मटेरियल पहुंच गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया तो अच्छी रसोई जैसे बन गई। वहां पर पूरा खाना बनता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पूरी सब्जी चावल दाल ये सब बनता है। ऐसे ही एक स्वस्थ पेट जो अच्छा खनिज ग्रहण करता है, अच्छा पानी ले जाता है, वहां पर एक अच्छे भोजन का निर्माण। तो पानी कौन ढोया? रॉ मटेरियल यानी खनिज लवणों को कौन ढोया? जाइलम ढोया। लेकिन जब जाइलम ढो रहा था तो सिंगल ले जा रहा था, एक दिशा में ले जा रहा था। आप चाहो कि साहब लौटा ले जाओ फिर जड़ को दे दो, कभी नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जाइलम नहीं। दूसरे पॉइंट में लिख दिया, अंग्रेजी वाले बच्चों, दूसरे पॉइंट में लिख दिया कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। जो परिवहन होता है ज्यादातर एक दिशीय होता है। कंडक्टिंग चैनल आर ट्रैकरी एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल। इसमें दो प्रकार की विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिसको ट्रैकिड और वेसल कहते हैं। किसमें पाई जाती हैं? पीएनएसटी ने सवाल पूछा।
पियानेस्टी ने कहा कि जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक है, संवहनीय ऊतक है। ये बता दो कि ट्रैकीड और वेसल नामक संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं? आपका जवाब होना चाहिए था कि साहब ये जाइलम में पाई जाती हैं। अंडरलाइन करते चलना, हालांकि हिंदी में भी लिखा है। 3 of 4 element of xylem are dead। ध्यान से सुनना, ये जो लाइन पढ़ रहे हैं ये नीट और यूपीएससी में आ चुका है। इसमें से कौन कौन मटेरियल जो है, जैसे ट्रैकीड, वेसल और फाइबर, इसमें से जो 4 एलिमेंट जाइलम में पाए जाते हैं, ध्यान से हमारी बात को पहले समझना, 4 एलिमेंट या 4 तत्वों से मिलकर के या 4 रचनाओं से मिलकर के जाइलम का निर्माण होता है। वो 4 कौन कौन से हैं? 4 है ट्रैकीड, वेसल और फाइबर के साथ साथ जाइलम पैरेन्काइमा, अभी चित्र में दिखा देंगे। इन 4 में से 3 जो है मरे हुए होते हैं। कौन कौन से मरे होते हैं? ट्रैकीड, नोट कर लो, ट्रैकीड, वेसल और फाइबर। जिंदा कौन होता है? बचा हुआ जाइलम पैरेन्काइमा। याद हो गया? याद कर लो, नीट का सवाल। इन एडिशन टू कंडक्शन, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सिर्फ पानी भर का खनिज पदार्थ का परिवहन जाइलम नहीं करता, यह पौधे को एक ताकत देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिससे पौधा यांत्रिक सहायता मिलती है। फ्लोएम की तरफ आओ। कंडक्टिंग चैनल फॉर CO2, इसमें परिवहन के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसको सीव ट्यूब कहते हैं। SIEV, याद रखना। सीव ट्यूब किसमें? जाइलम में कि फ्लोएम में? आपका जवाब होगा फ्लोएम में। आपसे पूछेंगे ट्रैकिया किसमें, ट्रैकिड्स किसमें, आप बताना जाइलम में। आपसे पूछेंगे वेसल्स किसमें, आप बताना जाइलम में। आपसे पूछेंगे फाइबर किसमें, आप बताना जाइलम में। सबका चित्र बनाया है, सब याद हो जाएगा। 3 of 4 element are living, sheep tube, companion cell and phloem parenchyma, while phloem fiber are dead। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट पीएनएसटी दोनों में। इसमें जिंदा कौन कौन से है? नोट करना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों जिंदा होते हैं। तो इसमें मरा कौन हुआ? फ्लोएम फाइबर मरा हुआ। फ्लोएम परफॉर्मर टू मैकेनिकल फंक्शन फॉर, फ्लोएम किसी भी तरह का यांत्रिक काम नहीं करता। नोट कर लो, ऐसा ऊतक बताइए जो किसी तरह का यांत्रिक वर्क नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई पौधे को ताकत नहीं देता, जिससे पौधा सुरक्षित। अब तो याद हो गया। नहीं समझ में आता, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बताइए। जाइलम, इसमें वाहिका, वाहिकी, जाइलम, मृदुतक, जाइलम फाइबर होते हैं। हिंदी में लिख दिया। इसमें चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। ये मृदा से जल और खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ये पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। इसमें फ्लोएम तंतु के अलावा अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं। जरूर ये पन्ना याद कर। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बने। जो हमारे साथ पीएससी यूपीएससी वाले आंसर राइटिंग कर रहे हैं बच्चे, जब कभी उनके लिए फ्लोएम पर लिखने को आए तो सिर्फ सामान्य भाषा में फ्लोएम पर नहीं लिखना। फ्लोएम पर सामान्य भाषा तो सभी लिखते हैं। आप थोड़ा उन बातों को लिखना जो एक सामान्य बच्चा न लिख पा रहा हो। आप ये जरूर लिखना कि 3 or 4 elements are living, sheep tube, companion cell and phloem parenchyma, while phloem fiber are dead element। ये होता है इंप्रेसिव राइट। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास, जब हमने फ्लोएम पर सवाल पूछा था, कई बच्चों से पूछा, कई बच्चे तो छिप जाते हैं, उत्तर ही नहीं भेजते। हो गया सर को भूल गया होगा।
लेकिन हमें याद रहता है कि हमने किस बच्चे को भेजा है, और जिसको भेजते हैं उसको डायरी में लिखे रहते हैं। हमारे पास 30 बच्चों के जवाब आए फ्लोएम पर। फ्लोएम पर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा जो हमने लिखा, अर्थात इंप्रेसिव पॉइंट नहीं थे, और सबको हमने 10 नंबर में से 3-3 नंबर दिए। जब भी आप लिखिए तो तथ्य जो लिख रहे हैं आंसर राइटिंग करते समय, तथ्य इंप्रेसिव होना चाहिए, नया होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ताकि जांचने वाला वो आपसे बहुत विद्वान है जो आपकी कॉपी जांचेगा। इसलिए लिखते समय जो आंसर राइटिंग करते हैं बच्चे, इसका ध्यान रखें। आइए चित्र पर दिखा दें, जितना उधर बोला सब चित्र आपके सामने। जाइलम किससे किससे मिलकर के बनेगा, देख लो, फाइबर भी है, ट्रैकिड भी है, बेसल्स भी है। देख लो ट्रैकिड्स कैसे दिखते हैं, ये देखो। फाइबर कैसा दिखता है, ये देख लो। बेसल मेंबर्स कैसे दिखते हैं, ये देख लो। फ्लोएम में सीव एरियाज दिखते हैं, सीव ट्यूब मतलब छेद छोटे छोटे दिखते हैं। सीव प्लेट होती है, ये हमारा हाथ देखो, इस पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाए, हाथ पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाए तो सीव प्लेट हो गई, और प्लेट में ये सीव एरिया हो गया। सीव एलिमेंट नीचे से है, एक डायरेक्शन सप्लाई नहीं है, दोनों डायरेक्शन में सप्लाई है, किसमें, फ्लोएम में। ऐसे फाइबर देखते आप फुर्सत से, एक बार दिमाग में आपने बैठा लिया, ये स्लाइड याद कर ली, तो ऑब्जेक्टिव तो ही करना है, कौन सा वहां रिटर्न करने जा रहे हो। लेकिन 12th के जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं वो बहुत बेहतर नोट्स इसका बना सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम को यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल बात को समझाने के लिए हमने एक चित्र और सामने और दिखाया इस चित्र के माध्यम से कि कैसे एक दिशीय प्रवाह हो रहा है और कैसे दो दिशीय प्रवाह। देख लो, नीट में एक सवाल पूछा कि जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनती है। सामान्य अमूमन जो बच्चे नहीं पढ़ते या गहराई में नहीं जाते, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि साहब जो जाइलम की कोशिका भित्ति होगी तो प्लांट की है तो सेल्यूलोज की होगी। और वे सोचना उनका गलत कर गया, नेगेटिव मार्किंग में चले गए, तो वो नंबर तो गए गया, एक नंबर और लेकर के चला। जरा उस चित्र को, इस चित्र को देखिए और गंभीरता से सोचिए। हमने यहां पर ध्यान से यदि आप देखेंगे इसको, तो ध्यान से जब देखेंगे तो हमने इस वाले लाइन पर यहां पर हमने एक महत्वपूर्ण चीज दोनों साइड देखिए। यहां पर हमने लिखा फ्लोएम के केस में, ये फ्लोएम है, फ्लोएम है, इसमें लिखा पतली दीवार, देख रहे हो, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। याद कर लो, फ्लोएम की जो कोशिका भित्ति होगी वो पतली होगी और हमेशा सेल्यूलोज की बनी, जबकि जाइलम की जो कोशिका भित्ति होगी, आ जाना जरा जाइलम पर, उसकी थिक होगी, थिक माने मोटी होगी, देख रहे हो, ये सब मोटी, और किसकी बनी होगी, लिग्निन। बस इतना बताने के लिए ये वाला चित्र तैयार। और जब कभी आप चित्र बनाना जाइलम का और फ्लोएम का, तो ऐसे रपट नहीं देना उसको, चित्र बनाते समय बड़ी सतर्कता से चित्र को। यहां पर बीच बीच में अभी प्लेट की बात की थी, फ्लोएम में देखो, फ्लोएम में एक प्लेट होती है, सी प्लेट कहलाती है, उसमें छेद होते हैं और ये परिवहन होता है भोज्य पदार्थ। यहां पर देखो पानी जो है और मिनरल्स जो है एक दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये चित्र याद रखना, कहीं से भी सवाल अंदर घुसकर भी पूछेगा, नीट का हो, पीएनएसटी का हो, यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, एक बार ये चित्र को समझ गए कभी नहीं भूले। जाइलम और फ्लोएम पर
6-7 पॉइंट पर जिस पर अक्सर सवाल पूछता है, उसको हमने एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपके लिए लिखा। कौन-सा तुलना किया? ये हम आपको बताना चाहते हैं। तुलना किस बात को लेकर के किया? पहले तो ये बता दें। तुलना जो हमने किया, वो पहली चीज़ तो फ़ंक्शन को लेकर के किया। ये देखिए, पहला कार्य को लेकर के। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें। जाइलम का कार्य क्या होगा? आप इस पर लिखे पर मत जाओ। आप हमको बताते चलो कि यह नीचे से पानी और मिनरल को लेगा, पत्ती तक पहुँचाएगा। यही लिखा है। Vascular tissue and transport water dissolve nutrient from root to the aerial part of. जो हिंदी वाले बच्चे हैं, बहुत उस अंग्रेजी में ना जाइए। नहीं समझ में आते कोई बात नहीं। आप हमारी भाषा को सुनिए, हम सरल तो बोल रहे हैं ना। फ्लोएम के केस में जब पहुँचोगे या फ्लोएम के पास पहुँचते हो, तो ये कहता है कि जब खाना बन गया रसोई में, तो उसको जड़ के कोने तक, पत्ती तक को भी खाना देने की ज़िम्मेदारी फ्लोएम की होती है। ऐसा नहीं कि पत्ती खाना बना ली तो खुद ही खा लेगी, ऐसा नहीं। प्रकार, दूसरा जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट पकड़ा, वो प्रकार। फ्लोएम में भी जाइलम जो होता है, इसमें भी दोनों चीज़ होती है। ये यहाँ थोड़ा डेड सेल और लिविंग सेल। अक्सर मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम डेड होता है। मैक्सिमम पार्ट इसका अधिकतम। यहाँ पर लिविंग सेल लिखा, यहाँ भी डेड सेल होती है, अभी उधर पढ़ाया भी, लेकिन मैक्सिमम इसमें लिविंग। याद रखना, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं थोड़ा और गहराई में। लोकेशन क्या होती है? सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल। सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसे? केंद्रीय में। जब कभी आप 11th-12th में चित्र बनाते होगे, तो पिथ बनाते हो ना, पिथ, ऐसा पिथ बनाते हो, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम बनाते हो, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ऐसा कुछ बनाए हो। इसमें जो होती है वैस्कुलर बंडल, ये सेंटर में यहाँ दिखते हैं। कौन? जाइलम। और जाइलम के ऊपर यहाँ मान लो यहाँ जाइलम दिख गया तो सेंटर में हो गया, और जाइलम के चारों तरफ जो दिखेगा वो फ्लोएम हो जाएगा, पेरीफेरी। रासायनिक व्यवस्था क्या होती है, यानी सेलुलर कंपोजिशन क्या होता है? ये देखो, लिग्निन और सेल, और ये होता है लिग्निन, सॉरी, यहाँ पर जो सेलुलर कंपोजिशन होता है, ये फ्लोएम सैप या स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में जाओगे तो जाइलम फाइबर वेसल ट्रैकिड्स, ये बता ही चुके हैं। यहाँ देख लो, ये फ्लोएम पैरेकाइमा। इसमें एक दिशीय प्रवाह होगा, एक दिशीय होगा, इसमें बाई डायरेक्शनल होगा। सपोर्ट क्या करता है? फॉर्म बल्क ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। यह यांत्रिक सहायता देता है, और इसमें इस वाले में लिख देना, दूसरे वाले में यह मतलब फ्लोएम जो है नहीं देता। बस इतने पॉइंट को जब आप नोट्स बनाओ, तो इतने पॉइंट को हमारी भाषा में मत लिखो, आप अपनी भाषा से सिर्फ पॉइंट हमारा लिख लो, और अपनी भाषा में बढ़िया से एक पन्ने का नोट्स बना करके लिखो। जैसे हमारे एक अनअकैडमी की लर्नर हमारे साथ जुड़ती है, ऋषिका रघुवंशी, उसने लिखा है एक पन्ने पर टिश्यू का पहला लेक्चर जब हमने दिया है 2-3 दिन पहले, उसने बहुत बढ़िया नोट्स बनाया है। जरा उसके नोट्स को हमने ग्रुप पर शेयर भी किया है, उसको देख करके आप उसी तरह को एक पन्ने में साट दो, ऑब्जेक्टिव आपके तैयार। इस चित्र को देखो, वेसल्स जो होती है, जो नाली होती है, वेसल्स का मतलब होता है नाली। जो नाली होती है, इस नाली की विशेषता देख लो। इसकी नाली देखो, इसकी नाली देखो। कहाँ कंपेनियन सेल लगी हुई है,
यहाँ की नाली में देखो, थिक वॉल है, मोटी दीवार है, इसकी थिन दीवार होगी, यहाँ पर दोनों दिशा में दिखा रहा है और यहाँ पर कोई दिशा नहीं दिख रही है, एक दिशा दिख रही है। यहाँ पर फूड स्टोरेज सेल है, मतलब भोज्य पदार्थ का इकट्ठा करने की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। यहाँ पर फूड मटेरियल कलेक्ट नहीं होता। चूंकि फूड मटेरियल इकट्ठा नहीं होता इसलिए जड़ दीवार हो गई। जड़ दीवार मतलब रिजिड हो गई, ठोस हो गई और इसी ठोसपन के कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यही यांत्रिक सपोर्ट देता है। चूंकि इसके पास भोज्य पदार्थ का संग्रहण होता है इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट नहीं। ये फ्लोएम वेसल्स की विशेषता है। एक चित्र के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की, जितना उधर भाषण दिए, कि कैसे पानी का सर्कुलेशन हुआ, कैसे पानी किचन तक पहुंचा, कैसे खाद्य पदार्थ किचन में पहुंचा और कैसे खाना बना और खाना बनने के बाद कैसे सप्लाई हुई पूरे पेड़ में, ये दिखाना चाहता। बस सिर्फ इस चित्र को आपको देखना है। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही थी पौधे की, क्योंकि उसके पास तो ऐसा नहीं है कि घर बना हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, गैस का सिलेंडर है कि खाना बन जाएगा, ऐसी नहीं है प्रक्रिया। इसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए, ये तो समझ में आपको आ रहा है कि जमीन के नीचे जड़ होगी, जहां इसकी जड़ होगी वहां पर पानी होगा और मिनरल होगा। रूट सॉइल से ये खींच रहा। कौन खींचने वाला होगा बच्चों, बताओ, खींचता कौन होगा? स्वाभाविक रूप से इसको खींचने वाला कोई नहीं, जाइलम होगा। अब ये जाइलम यूनिडायरेक्शनल होगा। ये देखो, ये जो रास्ता जा रहा है जिसको हम लाल से दिखा रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल, ला करके छोड़ दिया। कहां छोड़ा? पत्ती का एक पार्ट। ये आपका स्टोर रूम है। स्टोर रूम में इसने कहा साहब हमने स्टोर रूम में रख दिया। अब स्टोर रूम में खाना रख गया, मिनरल रख गया। अब इसका दूसरा पार्ट जहां क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और ये तमाम चीजें थी, वो उसका किचन था। अब यहाँ पर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और भोजन बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो आपको याद होगा कि एक क्रिया होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड H2O आपस में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में बच्चों? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति। याद आया? क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। याद आया? ऑक्सीजन यही निकल करके वायुमंडल में चली गई, हम लोग सांस ले ली। और C6H12O6 क्या था? ग्लूकोज था, चीनी थी, जो पौधे में शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई के लिए निकल गई। अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल गई जो हम लोग छोड़ते हैं। पानी कौन ले गया? जाइलम ले गया। सनलाइट सूर्य भगवान दे दिए। क्लोरोफिल उसके पास था। मिनरल की जो जरूरत थी वो नीचे से आ गया। यूनिडायरेक्शनल व्यवस्था में ये सब इसको मिल गया, खाना किचन में तैयार हो गया। अब इसका प्रवाहन देखो, ये प्रवाहन शुरू हुआ। प्रवाह हो ही रहा था कि ये डायरेक्शन इसके बदल गए। एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि भूखा इधर भी है, भूखा इधर भी है। पत्ती का स्थान यहां भी हो सकता है, पत्ती का स्थान यहां भी हो सकता है। ये पत्ती में बना खाना ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो डायरेक्शन चेंज हुए ना। इसीलिए फ्लोएम जो खाने की सप्लाई करता है ये मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। इस तरह से पौधे के विभिन्न भागों में खाना पहुंचता है। यहां हमने हिंदी में लिख दिया है, जाइलम उतक जड़ों से सभी पौधों तक पोषक तत्वों के पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों से भोजन ऊपर पहुंचाता है। जब ये क्रिया होती है
तो पानी खींचने की जो प्रक्रिया होती है, इस पर विस्तार से एक वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन। और जब वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो वहां पंप नहीं लगा है कि पंप से आप बिजली दबाओगे या पानी खींच लोगे। बाष्पोत्सर्जन होता है जिसके कारण एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण एक दिमाग में प्रश्न आया, नीट में ये प्रश्न भी पूछा, पीएनएसटी में भी सवाल आया। जरा इस प्लांट को समझो। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, आप इस प्रश्न को समझना, फिर उत्तर देना। उत्तर का टिक लगा हुआ है, दे लोगे, मान लिया, लेकिन पहले प्रश्न को समझना, फिर उसके बाद जवाब देना। इन ए प्लांट स्टेम, एक पौधे के तने में, व्हिच पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल, कौन सा पार्ट संवहनीय ऊतक का जिम्मेदार है ट्रांसपोर्ट करने के लिए या परिवहन करने के लिए पानी और खनिज लवण जड़ से पत्ती की ओर। कौन सा वैस्कुलर बंडल, कौन सा संवहनीय ऊतक जिम्मेदार है जो जड़ से मिनरल्स को, पानी को उठा करके पत्ती तक पहुंचाता है? ऑप्शन देखो, जाइलम बेसल और सेप ट्यूब है, नीट का सवाल है, पीएनएसटी ने भी पूछा है। जाइलम बेसल है, सेप ट्यूब है, जाइलम बेसल और ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स एंड ट्यूब है, या कैम्बियम। सोच करके जवाब बताओ और कारण भी समझाओ। और जब इस प्रश्न पर पहुंचोगे और इसका डिस्कशन करके, तुरंत तो दोगे नहीं कि जाइलम और फ्लोएम लिखा है तो दे लोगे। नीट वाले जब सवाल पूछते हैं तो अंदर घुस करके पूछते हैं। यहां देखो, ए और बी में आपका कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन यदि आपको यह ध्यान आ जाए, फ्लोएम की संरचना ध्यान आ जाए कि साहब सीव ट्यूब जो है फ्लोएम में पाई जाती है, तो आप पहले सवाल पर मतलब सोचा नहीं कि आपका जवाब बी आ जाए, क्योंकि सीव ट्यूब तो फ्लोएम में है। फ्लोएम पानी ले नहीं जाता, वो बने हुए खाने को पौधों के विभिन्न भागों में समझे। जरा इस चित्र को गंभीरता से, अभी तो जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो वीडियो को फिर चलाना और इस सवाल को सोच करके पढ़ना। एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना, और देखना कैसे नीट वाले सवाल, पीएनएसटी वाले कैसे सवाल पूछते हैं। उनका सरल है, लेकिन आपकी थ्योरी कितनी मजबूत है, इसको जरूर देखते हैं। इस तरह का नया प्रयोग किया है, आपको उत्तर बताते हुए सवालों को करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश। एक और सवाल, द डायग्राम प्रोवाइड्स सो ए सिंप्लीफाइड आउटलाइन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए प्लांट, द वाटर वेसल्स डज नॉट मेजॉरिटी ऑफ वाटर मूव। एक पेड़ लगाया जो साइड में लगा हुआ पौधा है, इसमें पौधे में पानी की जो सप्लाई है, मूवमेंट जो है पानी का, ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना। क्या इसके पानी की सप्लाई के लिए सिराएं जिम्मेदार हैं, ए में दिया। क्या इसके लिए फ्लोएम जिम्मेदार है, क्या इसके लिए कोशिका भित्ति जिम्मेदार है, और क्या इसके लिए जाइलम जिम्मेदार है? जरा चित्र को देखो। ये पौधा जो नंबर 1 पर हमने बनाया है, सॉरी, जो यहां पर बना है नंबर 1 पर, इसमें ध्यान से देखो, यहां सूर्य की किरणें पड़ रही, और जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहां पर ताप जो होगा, यानी टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। तो पत्ती, याद करो, पत्ती ऐसे लगी होती है, और जब पत्ती इस पर धूप की किरण आएगी तो पत्ती गर्म होगी, तो पत्ती अपने को ठंडा करने के लिए पानी एवापोरेट करेगी, पानी उड़ाएगी, जिससे पत्ती ठंडी हो जाए। तो ये पानी जब ऊपर की तरफ भागेगा, ये देखो चित्र में दिख रहा है ऊपर की तरफ भागता, तो नीचे की तरफ एक प्रेशर बनेगा, एक दबाव बनेगा। एक पाइप है, यहां से पानी भाग गया,
तो ये खाली स्थान निर्वात बना ना। इस निर्वात को कवर करने के लिए नीचे वाला जो पानी है ऊपर की तरफ भागेगा कि नहीं? बस उसी को कवर करने के लिए जड़ जो है, जड़ के पास जो पानी है वो सीधा इधर से ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन ले जाने वाला कौन है? ये सवाल हमने पूछा और ले जाता है हमेशा आप जानते हो, घुमाया, इतना सवाल को दौड़ाया, लेकिन जवाब जो था सिर्फ एक था, पानी पहुंचाने की प्रक्रिया जिम्मेदारी किसकी? जय। एक दो सवाल और तैयार किया। द जाइलम आर सैपवुड in a tree carries bindi bindi in the upward motion through a plant or tree. जाइलम किसी भी पौधे में, ध्यान से सुनना, हिंदी वाले सुन लो, अंग्रेजी सरल लिखे हुए है। द जाइलम आर सैपवुड इन ए ट्री, एक पौधे में जाइलम क्या करता है, क्या ढोता है बिंदी बिंदी, इन ए अपवर्ड मोशन, जब वो ऊपर की ओर गतिमान हो। सुअर ले जाएगा, पानी ले जाएगा, सीड ले जाएगा कि पॉलन ग्रेन ले जाएगा? जल्दी करो जवाब, लिखो कमेंट सेक्शन में। और आप लिख पाओगे कि यह क्या ले जाएगा? सीड, ए कि बी कि सी कि डी? और देखोगे इसका पानी जवाब होगा। द फ्लोएम इन ए प्लांट आर ट्री कैरीज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जरा देखना, जब सवाल हमने बनाया है तब भी थ्योरी बताने की कोशिश की है कि फ्लोएम जो है ऊपर जाता है, नीचे की तरफ सप्लाई करता है, यानी बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशा दिखाता है। तो यहाँ पर क्या? शुगर यानी फूड, फूड का प्रभाव। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उतक का निर्माण करते हैं? बताइए। जाइलम उतक कितने प्रकार के तत्वों से, उधर पढ़ाया है, अभी थ्योरी पढ़ाया है, बताओ। जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ये हमें बताओ कि कितने हैं वो। क्या वो जाइलम ट्रैकिड्स हैं? क्या वो जाइलम बेसल्स हैं? क्या वो जाइलम पैरेन्काइमा है? क्या वो जाइलम फाइबर है? और इसमें चलते चलाते ये भी बता दो कि कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। ये जिंदा है, मुर्दा? जाइलम ट्रैकिड्स, जल्दी जल्दी बताओ। मुर्दा, बेसल्स मुर्दा, जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा। ये तीन मुर्दा हैं, सिर्फ एक जिंदा है। जरा कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ना, बहुत मजा आए। और इस तरह से प्लांट टिश्यू का ये पार्ट जो है खत्म। प्लांट टिश्यू में कहीं से भी अब सवाल आएगा, ये तीन वीडियो को लगातार आपने पढ़ा है, तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपसे गलत सवाल। तो इन तीनों को पढ़ना, अब सेशन को यही रोकना होगा, और इसके बाद के सेशन में अब हम एनिमल टिश्यू पर बात करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।